हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं वो है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड में आपने सुना होगा अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स हैं, उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं, वो हम आज देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड का चैप्टर था वो ये तीसरा पार्ट है ब्लड का। मैंने पहले पार्ट में जो है ब्लड के बारे में बताया था, ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड कैसे फंक्शन करता है, उसके कौन कौन से सेल्स हैं, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो मैंने पहले ही डिस्कस किया है। अगर आपने पहले ब्लड का वीडियो नहीं देखा, दूसरा जो वीडियो था वो ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर था, हमारे ब्लड में रक्त का थक्का कैसे बनता है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। और उसके बाद बात करता हूँ ब्लड ग्रुपिंग की। तो ब्लड ग्रुपिंग इसकी सबसे पहले खोज लैंड स्टीनर और विनर्स नाम के दो साइंटिस्टों ने मिलकर करी थी। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, एग्जाम में या तो नीट का हो या दूसरे जो जर्नल एग्जाम्स होते हैं उस पर कई बार पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुपिंग की खोज या ब्लड ग्रुप को किसने खोज किया था। तो लैंड स्टीनर और वीनर्स नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। तो पहले के ही चैप्टर में हमने ब्लड को देखा हुआ है, पहले के वीडियो में, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक सुपरफिशियल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने वहाँ पढ़ा था कि ब्लड के अंदर दो तरीके के कंपोजिशन होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा सेलुलर एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आज हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो बेस्ड है किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। तो आइए देखते हैं। आपने देखा प्लाज्मा लगभग बॉडी में 55% बनाता है और 55% प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसी तरह प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं और ये एंटीबॉडी को हम क्या है स्मॉल ए या स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। वहीं अगर इसके डायग्राम की बात करें तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर बहुत सारे हेयर्स लाइक होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। लेकिन हम जब आगे बात करेंगे तो किसी इसके एक पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि सारा डायग्राम बना पाना मुश्किल होता है, तो किसी एक पार्ट को लेके हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात करें कि अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये टोटल 45% हिस्सा होते हैं और इसमें जो आरबीसी है इसके अंदर क्या है एंटीजन पाया जाता है। आपने पढ़ा था या मैंने अपने वीडियो में बताया क्या है कि आरबीसी के जो ऊपर की मार्जिन होती है, तो आरबीसी गोलाकार होते हैं और इसकी जो मार्जिन होती है उस मार्जिन में एंटीजन पाया जाता है और एंटीजन को हम या तो कैपिटल ए से या कैपिटल बी से, मतलब दो तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं जिनको हम कैपिटल ए या कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और ये आरबीसी का जो सरफेस है उस जगह पे पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप ब्लड में देखने को मिलता है। तो फर्स्टली बात करें जो ग्रुप ए है, अगर हम इस ब्लड सैंपल को लेते हैं स्लाइड पे, स्लाइड को पतला करते हैं, पतला करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए कैसे दिखाई देता है। तो ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड ग्रुप ए आरबीसी की सरफेस में कुछ ए के लाइक, ठीक है, ये जो संरचना बन रही है वो ए के जैसे संरचना बन रही है। तो ए के आकार की जो है संरचनाएं पाई जाती हैं इसमें, जिसको हम ए एंटीजन कहते हैं। और इसके साथ में चूंकि ये आरबीसी कहाँ प्लाज्मा के अंदर तैर रहा है, प्लाज्मा के साथ में तैर रहा है, तो प्लाज्मा में बहुत सारी जो है एंटीबॉडी पाई जाती हैं। आपने पहले ही पढ़ा हुआ था कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती हैं और यही एंटीबॉडी क्या करती हैं, हमको रोगों से लड़ने से बचाने का काम करती हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने का काम करती हैं। फिर बात करें इसके अंदर जो है एक चीज होती है कि अगर आरबीसी के सरफेस में ए एंटीजन पाया जाएगा तो उसके साथ में जो है एंटीबॉडी बी पाई जाती है और बी एंटीबॉडी को हम क्या है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। अगर सरफेस पे बी एंटीजन पाया जाएगा तो फिर एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका डिनोशन करते हैं। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करी और उसके सरफेस में, किसके, आरबीसी के जो सरफेस में, बाहर की सरफेस में आपको ए टाइप का त्रिभुज के आकार की संरचना उसके सरफेस में गोलाकार दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है,
ए है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा सिंपल या आसान तरीका आरबीसी के चयन आरबीसी में ब्लड ग्रुपिंग के चयन के लिए हो सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जैसे ही आपने स्लाइड बनाई, पतला किया ब्लड को स्लाइड में, कांच की स्लाइड में डाल के, और उसको माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देखा, तो आरबीसी का जो सरफेस एरिया है, मतलब उसका जो गोला है आरबीसी, उसके किनारे में बाहर की तरफ त्रिभुज के आकार की संरचना, या दूसरे शब्दों में कहें ए के आकार की संरचना दिखाई देती है। अगर इस तरह की संरचना दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति का ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, अब बात करें ग्रुप बी की, तो अगर आरबीसी के जो सरफेस एरिया है, जो गोला है आरबीसी का, आरबीसी के सरफेस एरिया में बी के आकार की संरचना पाई जाती है, तो बी के आकार की अगर संरचना पाई जाती है तो कर्व होता है, जैसे बी में कर्व होता है उसी तरह जो है आरबीसी के सरफेस में भी कर्व होता है। अगर आरबीसी के सरफेस में कर्व है तो जाहिर सी बात है, हमने पहले ही देखा कि अगर सरफेस पे बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। और एंटीबॉडी ए डिनोट करता है कि इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए के लाइक है। जैसे अपोजिट ए की बात करें तो ये एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, और एंटीबॉडी ए को हम स्मॉल ए के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर सरफेस में कर्व लाइक संरचना पाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन बी के साथ में जो है एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, और ए एंटीबॉडी को इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसका प्रॉफिट ये होता है कि इसका जो कर्व वाला हिस्सा है वो बी के एंटीजन के कर्व वाले हिस्से से फंसेगा नहीं, और ये चूंकि ब्लड में इनको तैरना है तो दोनों चीजें बड़ी आसानी से तैर के जा सकती हैं, तो आपस में इनका फंसना नहीं होगा, फंसेंगे नहीं तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर कभी फंस गया तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि ये सेल्स क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, ब्लड में तैर के जा नहीं पाते, प्लाज्मा के अंदर तैर नहीं पाते, फंस जाते हैं, तो उस वक्त समस्या देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने देखा क्या कि उसके सरफेस एरिया में जो बाहर का एरिया है आरबीसी का, उसमें कर्व लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लाइक ए बी। जैसे बी में क्या होता है, कर्व होता है, ये बी को देखें तो बी में एक कर्व है, वैसे ही आरबीसी के सरफेस एरिया में कर्व लाइक संरचना हो और साथ में उसमें एंटीजन ए पॉजिटिव हो, ए मिला हुआ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप बी डिनोट करते हैं। फिर बात करें ग्रुप तीसरा जो है ए बी, तो इसमें ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। मतलब जो सरफेस एरिया है आरबीसी का, उस सरफेस एरिया में अगर आपने माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करी तो इसके अंदर क्या है, ए लाइक संरचना भी पाई जाती है, और ए के साथ में जो बी था, मतलब क्या, बी जो एंटीजन था वो भी पॉजिटिव है। अब अगर ए बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पे अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी एक तो हो जाएगी ए, दूसरी हो जाएगी एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहां पे ये बी एंटीबॉडी होगी और ये ए एंटीबॉडी हो गई, ए ये हो गया बी और ये हो गया ए एंटीबॉडी। अब अगर इसमें ए बी में क्या है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों आ जाएंगे या कोई एक आ जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, फंसने की स्थिति निर्मित हो जाएगी, मतलब ये आपस में उलझ सकते हैं। ए ये उलझ जाएगा इसके साथ और ये उलझ जाएगा इसके साथ, मतलब ए एंटीजन के साथ बी फंस जाएगा और दूसरा दोनों एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर देंगे और ये आपस में फंस जाएंगे। और फंस गए तो क्या होगा कि इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ब्लड में या प्लाज्मा में इनका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने ऐसा नियम बना दिया कि जहां पे ए बी पॉजिटिव होंगे वहां पे आपको ना तो एंटीबॉडी ए दिखाई देगी और ना ही एंटीबॉडी बी दिखाई देंगी। अब इसका लॉस क्या होने वाला है कि जो ए बी पॉजिटिव लोग, ए बी ग्रुप के लोग होंगे, उनके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी। और आप सबको पता है कि एंटीबॉडी क्या करती हैं, रोगों से लड़ने का काम करती हैं, रोगों से बचाने का काम करती हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि इनके अंदर क्या है, जो जिनका ग्रुप ए बी होता है वो क्या होता है कि अक्सर बीमार रहते हैं, उनको इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी क्या है, रोगों से प्रॉपर तरीके से लड़ नहीं पाती है। अब बात करें ग्रुप ओ की, तो ग्रुप ओ क्या है कि आरबीसी के जो सरफेस एरिया है, जो बाहर का सरफेस एरिया था, उसमें ना तो
ए एंटीजन पाया जाता, न त्रिभुज के आकार की संरचना पाई जाती और न ही कर्व बी के आकार की कोई संरचना पाई जाती। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका जो सरफेस एरिया है चिकना होता है, ना इसमें ए एंटीजन पाया जाता और ना ही बी एंटीजन पाया जाता। अब इसकी बात करें तो इस पे क्या है कि एंटीबॉडी की वजह से समस्या होती है, क्योंकि इस पे जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीबॉडी भी पाई जाएगी और बी एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। अब अगर इनमें एंटीजन पाया जाता, ए भी या बी भी, दोनों में से कोई एंटीजन पाया जाता, तो इनमें जो एंटीबॉडी हैं ये क्या होती, आपस में उलझ जाती हैं और उलझ जाती हैं तो जो है प्लाज्मा में इनका जो फ्लो है, जो तैरने की क्षमता थी, वो कहीं ना कहीं लॉस होती। इस वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में जो है इनमें एंटीबॉडी की वजह से होती तो फंस सकती थी। तो जब फंस सकती थी तो इस कंडीशन में वो फंसेगी नहीं, चूंकि इसके अंदर क्या है, आपको ना तो सरफेस में ए एंटीजन मिल रहा है और ना ही एंटीजन बी मिल रहा है। तो ये बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसका ओ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना तो एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, तो इसको जीरो कहते हैं। पर जीरो को इन्होंने ओ से डिनोट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ओ। तो ग्रुप ओ में आपको कंफर्म हो गया कि इसकी आरबीसी के जो सरफेस है पूरा चिकना होगा एरिया, उसमें ना तो एंटीजन ए मिलेगा और ना ही एंटीजन बी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं, तो ये था आपका ए बी और ओ ग्रुप। अब बात करते हैं इसके साथ में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे RH पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है। तो ये होता है एक तीसरा इसके सरफेस एरिया में एंटीजन पाया जाता है, जिसको डी एंटीजन कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसको RH फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और RH फैक्टर की बात करें तो अगर RH फैक्टर है तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं, और अगर RH फैक्टर नहीं मिला तो उसको हम निगेटिव कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में या कहें कि मेडिकल की भाषा में अगर कोई चीज है तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, और अगर कोई चीज नहीं है तो हम उसको निगेटिव कहते हैं। अब इसको RH फैक्टर क्यों नाम दिया गया, तो लैंड स्टीनर और विनर्स लगातार ब्लड ग्रुप का अध्ययन कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने देखा, क्या देखा कि बहुत सारी ऐसे बंदर थे, रीसेस नाम, जो बंदरों के ऊपर इसका टेस्टिंग की गई, वो रीसेस बंदर थे, उनका रीसेस नाम था, इसलिए इसका नाम भी रीसेस पड़ गया। अब क्या हुआ, रीसेस बंदर का जब स्टीनर और विनर ने अध्ययन किया तो उसमें देखा कि कुछ बंदरों के रीसेस के अंदर क्या है, आरबीसी के सरफेस एरिया में ए एंटीजन पाया जा रहा था, कुछ में बी एंटीजन पाए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने लगातार एक बंदर दूसरे बंदर के ऊपर देखने के बाद उन्होंने देखा कि इन ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा भी कुछ ऐसी चौकोर संरचनाएं देखने को मिल रही थी उनको। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनके लिए कोई नई चीज थी, तो उन्होंने एक के बाद दूसरे बंदर तीसरे बंदर के अंदर देखी। अब कुछ बंदर उसमें से ऐसे निकल के आए जिनके सरफेस एरिया में आरबीसी के जो चौकोर बॉक्स दिखाई दे रहा था, और कुछ ऐसे बंदर दिखाई दिए जिनके सरफेस एरिया में चौकोर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, डिनोट किया चूंकि किसी मेडिकल टर्म्स में ये कहा जाता है कोई चीज है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं और कोई चीज नहीं है तो उसको निगेटिव कहते हैं। तो जिन ग्रुप के एंटीजन के साथ साथ में यहां पे चौकोर बॉक्स दिखाई दिए उनको कहते हैं रीसेस पॉजिटिव। तो रीसेस जो बंदर का नाम था उसके पहले दो शब्द RH हो गया। अब अगर उसके साथ कोई चीज पॉजिटिव मिली, मतलब ये चौकोर बॉक्स मिले, तो उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, और अगर चौकोर बॉक्स नहीं मिले उसके किनारे पर तो उसको क्या कहते हैं, RH निगेटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग में पॉजिटिव और निगेटिव का डिनोशन होता है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सरफेस एरिया जो आरबीसी का है उसके बाहर अगर ए एंटीजन है, या हो सकता है बी एंटीजन हो, या फिर हो सकता है कोई एंटीजन पॉजिटिव ना हो, तो लेकिन उसके साथ में चौकोर बॉक्स लाइक संरचना दिखाई दे तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम चूंकि रीसेस बंदर के ऊपर मिला तो उसके जो पहले दो नाम हैं, नाम के जो पहले दो अक्षर हैं R और H, तो अगर वो चौकोर बॉक्स दिखाई दिया तो उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, और अगर वो चौकोर बॉक्स दिखाई नहीं दिया तो उसको कहते हैं RH निगेटिव। अब
एक बात करें कि आपने सुना होगा कि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि ओ ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है। तो एक्चुअल में डिटेल में आप समझे तो ओ ग्रुप नहीं, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव मतलब कि ओ निगेटिव की बात करें तो ये ओ हो गया, मतलब उसके सरफेस में ना तो एंटीजन ए मौजूद है, ये भी मौजूद नहीं है, और ना ही एंटीजन बी मौजूद है, दोनों नहीं है। और ओ निगेटिव, ओ निगेटिव मतलब कि उसका जो RH निगेटिव है, मतलब उसके अंदर क्या है कि ये चौकोर बॉक्स भी दिखाई नहीं देते। तो जब इस पे ना तो एंटीजन है ए, ना एंटीजन बी है, और ना ही तो इसके अंदर क्या है, रिसेस पॉजिटिव है, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब ओ निगेटिव जो है आरबीसी के बाहर त्रिभुज की समान संरचना भी नहीं है, और उसके साथ ना ही वो रिसेस पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा व्यक्ति होता है तो वो क्या हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, ठीक है। और रिसीवर, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उसको कोई समस्या नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि अंदर इसके बाहर ना तो एंटीजन पाया जाता है और ना ही जो है तो RH पॉजिटिव होता, मतलब रिसेस भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो वो सामान्य ब्लड की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। फिर आते हैं बात रिसीवर की, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, तो उसको कहते हैं AB पॉजिटिव। क्यों AB पॉजिटिव के बाहर अगर देखें, इस डायग्राम को मैं दोबारा से देखने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, तो RH रिसीवर कौन होगा कि आरबीसी के बाहर त्रिभुज के आकार का A एंटीजन है। सपोज ये एक गोला है, त्रिभुज आरबीसी है, इसके बाहर की तरफ त्रिभुज के आकार की संरचनाएं हैं, मतलब एंटीजन A पॉजिटिव है, ठीक है। अब एंटीजन पॉजिटिव है और इसके साथ में कर्व के आकार का B एंटीजन भी पॉजिटिव है, तो A एंटीजन भी हो गया और B एंटीजन हो गया। इसके साथ में ही क्या है, इसमें रिसेस भी पॉजिटिव है, RH भी पॉजिटिव है। ये हो गया B, ये हो गया A एंटीजन, ये हो गया B एंटीजन। तो अब रिसीवर कौन है कि AB पॉजिटिव। कैसे, इसमें A एंटीजन भी है, इसमें B एंटीजन भी है और इसमें रिसेस भी पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में ये इस व्यक्ति को कोई भी ब्लड ग्रुप वाला अगर ब्लड डोनेट कर देता है तो ये उसको ले लेगा और किसी तरह का कोई हीमोलिसिस या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इनके फंसने के चांस नहीं है, क्योंकि इसमें एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है और इसके साथ RH पॉजिटिव भी है, तो ये किसी का भी ले सकता है ब्लड, इसको कोई समस्या नहीं होने वाली। फिर बात करते हैं, एक बड़ा सा टर्म्स आता है ब्लड ग्रुपिंग के साथ, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। एक्चुअल में अगर किसी ब्लड ग्रुप का मेल पॉजिटिव है और फीमेल क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा कि जब इनका मिलन होगा तो उसके बाद से जो बच्चा बनने वाला, तो जो पहला बच्चा होगा वो सुरक्षित होगा। लेकिन अगर वो पहले बच्चे के दौरान क्या होगा, मेल का पॉजिटिव ब्लड, जैसे है एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक सैक, जिसमें बच्चा रहता है, वो सैक झिल्ली फटेगी डिलीवरी के टाइम पे, तो मेल का पॉजिटिव मेल का ब्लड और निगेटिव फीमेल का ब्लड, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे, और मैच हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो बच्चा आने वाला, पहला बच्चा तो सुरक्षित रहेगा, जो आने वाला दूसरा बच्चा है उसमें कई बार क्या है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। या तो उसका डिलीवरी के पहले ही पहले दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो जाएगा, या डिलीवरी तक पहुंचेगा भी तो डिलीवरी के दौरान वो बच्चा क्या है, जैसे उसकी बर्थ होगी वो क्या है, डेथ हो सकता है। तो ये क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण होता है, क्योंकि उसका मेल का जो पॉजिटिव ब्लड है और फीमेल का जो निगेटिव ब्लड है आपस में मिलने की वजह से वहां पे हीमोलिसिस की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो पहली बार या तो बच्चा 2-3 महीने में एबॉर्ट हो जाएगा, या फिर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि डिलीवरी के टाइम पे वो बच्चा उसकी मौत देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उससे समझने की जरूरत है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखनी कि अगर ऐसी कंडीशन निर्मित होती है कि बार बार एबॉर्शंस हो रहे हैं या बच्चा डेड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेकर प्रीमेच्योर डिलीवरी करा सकते हैं, मतलब टाइम के पहले, ताकि वो एमनियोटिक सैक ओपन
फिर से ना हो, डैमेज ना हो, और वो पॉजिटिव और निगेटिव जो ब्लड है वो आपस में मिले ना। तो ऐसी कंडीशन में प्री मैच्योर डिलीवरी करा सकते हैं, मतलब समय के पहले ही डिलीवरी करवाई जा सकती है और इसमें माँ और बेटा दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये मेरा ब्लड ग्रुप को लेके एक चैप्टर था। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बड़े आसान तरीके से चीज़ें समझाऊं। निश्चित है इसको आपने पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद क्या है, आप बेहतर तरीके से कुछ ही मिनट के अंदर अपना ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, उस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सकता है। और इसके साथ में बाकी के जो मेरे 2 वीडियो हैं उसको देखना मत भूलें, क्योंकि आप उसको नहीं देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसके पहले का ब्लड क्लॉटिंग और उसके पहले का ब्लड का जो वीडियो है मेरा, वो जरूर देखें। थैंक यू।